हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज एक नए टॉपिक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज जो है ना, मैं 3 टॉपिक करवाने वाली हूँ आपको। अनईपी 2020 3 टॉपिक आप समझ लेना कि आपको रिवीजन दे रही हूँ फटाफट, कि उसके जो मेन पॉइंट है ना, डिटेल में नहीं कराने वाली, मेन पॉइंट को ही कवर कराऊंगी। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009, क्योंकि 2009-10 में ये लागू हुआ था। आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 और अनईपी 2020, इसके मेन खाके से आप निकल के जाएंगे। और जब ये क्लास कंप्लीट होगी तो इसके सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीट होंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहें और क्लास आपको समझ में आई ना तो कमेंट जरूर करना एंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, नई शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अभी तक, ये पहले के नोट्स हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लागू हो चुका है, ये हर जगह तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये लागू होना स्टार्ट हो गया है। अभी तक वैसे तो कम्प्लीटली लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ये स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पहले के नोट्स हैं इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 2022 से लागू नहीं हुआ था बिल्कुल भी, 2023 में भी कम्प्लीटली लागू नहीं हुई है, 2023 जाने वाला है, ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कस्तूरी रंजन इसरो के अध्यक्ष रही है। कस्तूरी रंजन किसके भी अध्यक्ष रहे हैं? इसरो के। 34 साल के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 की थी। अब याद करने में तकलीफ नहीं लेनी है, 68 को 68 को उल्टा कर दो। देखो 1968 में पहली कब आई थी? 1968 में, ठीक है। 68 को उल्टा करना कितना बन जाएगा? 86। तो 1986 में दूसरी और तीसरी 2020 में, ठीक है। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर 1986 में इसी को रिवाइज किया गया, 1986 में आई थी दूसरी, फिर 1986 वाली को रिवाइज किया गया था 1992 में, ठीक है। और फिर अब आई है, तभी तो ये 1986 के बाद आई है, 34 साल के बाद 2020 की शिक्षा नीति। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि MDHD, इसके जो अब जो अलग मंत्रालय बनाया गया है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले कौन था? NCERT था, लेकिन अब जो है वो कौन सा है? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास गई है? MHRD के पास। अब अलग मंत्रालय बनाया गया है। इस पॉलिसी में जो चर्चा की गई है वो क्या है? एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई है, किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, किस मतलब बहुत सारे लोगों की इन्होंने क्या ली है? राय ली गई है। पूरे देश में से यहाँ से राय आई थी और उनको कंप्लीट देख के ही इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, टीचर एजुकेशन लागू कर दी गई है और टेट एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। ये जो एजुकेशन है 5334, ठीक है, ये क्या है? 4 स्टेजेस में इन्होंने पार्ट कर दिया है। अब इसको अच्छे से समझ लेना। जो पहले 5 साल होते हैं बच्चे के, नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक, नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक बच्चा जो है पहले 5 साल फंडामेंटल स्टेज भी इसको बोल सकते हो। पहले 3 साल क्या करता है? प्ले वे में जाता है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। और फर्स्ट और सेकंड क्लास, इसमें भी बच्चे के एग्ज़ाम नहीं होते हैं और उनको ऐसे ही पास घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और जो मदर टंग में बच्चे बात कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप किसी अदर लैंग्वेज में बात करो या फिर हिंदी लैंग्वेज में बात करो, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में बच्चा बात कर रहा है ना, उसी लैंग्वेज में उनको बात करने देनी चाहिए, उनको रोक टोक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले 5 साल जो है वो फंडामेंटल स्टेज इनको बोलते हैं। और कौन सी एज होती है? नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास तक, क्लियर। पहले 3 साल प्ले वे में जाएंगे। प्ले वे क्या होती है? आंगनबाड़ी में जाएंगे, जो आंगनबाड़ी होती है ना, अब इनका नाम बदल दिया है आंगनबाड़ी का। 1 मिनट रुकिए। प्ले वे को बोलते हैं बाल वाटिका, क्लियर। देखिए लॉन्च की तारीख जो दी गई थी वो 29 जुलाई, ये याद रख लेना भाई, 29 जुलाई 2020 लॉन्च की गई थी।
डेट, कंप्लीट डेट याद कर लीजिए, 29 जुलाई 2020 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और यही जो योजना है वो राज्य सरकार की तरफ से थी, राज्य सरकार की तरफ से थी, और पूरे भारत में इसको लागू करने की बात की गई थी। ठीक है, ओके। शिक्षा भाषा प्रौद्योगिकी, शिक्षा भाषा प्रौद्योगिकी और टीचर एजुकेशन और टेट एग्जाम को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। क्लियर? इसमें क्या करना था, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ से देखो तो इसमें क्या करना है, स्कूली शिक्षा के सभी सत्रों पर सार्वभौमिक पहुंच करना है, सभी स्कूलों पर। ठीक है ना, सभी स्तरों पर, मतलब आपका चाहे मिडिल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हाई स्कूल हो। प्रारंभिक बचपन की देखभाल, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के साथ शिक्षा। देखिए ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेन टॉपिक है ना बस वो कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा टॉपिक। इनका जो मेन टारगेट है ना वो क्या है, इनका मेन टारगेट 2030 तक, इस 2030 तक जो इन्होंने सोचा है उसको कंप्लीट करना इनका मेन टारगेट है। ठीक है, कब तक का है? 2030 तक का है। ठीक है, बुक में जितना उलझोगे ना उतना उलझ के रह जाओगे, मेन पॉइंट को ही करो बस। अभी देखिए प्राइमरी स्टेज कौन सी है? प्राइमरी स्टेज आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी। देखिए क्या थी, 5+3+3+4 था ना। तो 5 में पहले 5 साल नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास कंप्लीट करेगा। फिर दूसरा जो प्राइमरी स्टेज आ जाएगा कौन सा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5वीं क्लास कंप्लीट कर ली, पहली बार एग्जाम फेस करेगा कब? थर्ड क्लास में। यहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी हो जाएगी? मातृभाषा ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिडिल स्टेज में। फिर अगले जो 3 साल हैं, अगले 3 साल कहाँ पे आ जाएंगे? 6th, 7th और 8th में। ठीक है, इस लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, और मतलब एक ऐसी शिक्षा जो रोजगार दे सके, यहीं पे ही बच्चों को दे दिया जाएगा। यहीं पे हम समझ जाएंगे कि कौन आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, कौन आपका मंदबुद्धि बच्चा है। तो यहाँ पे आपको वोकेशनल शिक्षा देनी स्टार्ट कर दी जाएगी। इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तमिल क्या होता है कि भाई आपकी अदर लैंग्वेज में आप काउंट कर सकते हो। जैसे तमिल भैया मातृभाषा, जैसे आप हरियाणा के हैं तो हरियाणवी बोल सकते हो, तमिल के हैं तो तमिल भाषा बोल सकते हो। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जो फोर्थ है, 9th, 10th, 11th और 12th। फोर्थ आ जाएगी, यहाँ कोई स्ट्रीम नहीं होगी। यहाँ पे आपका आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई स्ट्रीम नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। हिस्ट्री के साथ मैथ ले सकते हो, साइंस के साथ हिस्ट्री ले सकते हो, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। लेकिन जब आप सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट मिक्स मैच से कर सकते हो। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, एक फॉरेन लैंग्वेज होनी ही चाहिए, एक फॉरेन लैंग्वेज आपकी होनी ही चाहिए, मस्ट भी। पहले क्या था, पहले एजुकेशन थी 12वीं के बाद 3 ग्रेजुएशन होती थी, मतलब 3 साल में ग्रेजुएशन होती थी। ये अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था, आपको 12th पास ही माना जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि भैया अगर आपने 1 साल पढ़ा है तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल पढ़ा है तो डिप्लोमा कर लेंगे, 3 साल पढ़ा है तो डिग्री कर लेंगे, और 4 साल अगर आपने पढ़ाई की है +2 के बाद तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, 12th के बाद 1 साल की पढ़ाई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री होल्डर और 4th साल में रिसर्च होल्डर। 12th के बाद इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। और आज के टाइम की जो कि आज हम क्या करते हैं, देखो बीए के बाद बीएड नहीं करते। तो अगर आपने मान लीजिए 3 साल की तो आपने डिग्री हासिल कर ली, अगर आपने 1 साल की और कर ली तो आप बीएड के बराबर माने जाओगे। ठीक है, लागू नहीं हुई है अभी तक, लेकिन लागू बहुत जल्दी हो जाएगी। अब आता है मास्टर डिग्री, 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो यह 1 साल की होगी। मान लीजिए मास्टर डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 साल लगा दिए तो 1 साल की हो जाएगी। अगर ग्रेजुएशन आपने 3 साल की है तो आप 2 साल में ही एमए कंप्लीट करोगे। ठीक है, एमफिल लागू नहीं है और पीएचडी अभी भी लागू है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, सन 2002 में 86वें अधिवेशन संशोधन के अनुसार 21A अनुच्छेद भाग 3 में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया था। देखिए मैंने क्या पढ़ दिया, आपको कुछ समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये क्या कहा था, 2002 में, सन 2002 अधिवेशन संविधान संशोधन कौन सा था? आते हैं क्वेश्चन, ये संविधान संशोधन था 86वां। ठीक है,
ओके, अनुच्छेद कौन सा था? 21A, अनुच्छेद 21A। और भाग नंबर कौन सा था? भाग नंबर 3। क्लियर, इतना याद रखना। कब कब बातचीत कब स्टार्ट हुई थी 2009 की? 2002 में। और संविधान 86वां अनुच्छेद 21A और भाग नंबर 3 में। कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब कहा गया था? ये बात थी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब कहा गया था? 2002 में। संविधान संशोधन 86वां अनुच्छेद 21A और भाग नंबर 3। ठीक है। 4 अगस्त 2009 को संसद में यह बिल पारित किया गया था कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2000 जो एक्ट जो 2009 आया है वो कब पारित किया गया था? उसका बिल जो है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कि इसका जो मेन मोटो था वो क्या था? कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर किसी ने फीस की रिक्वायरमेंट की तो उसको सजा भी हो सकती है। तो कोई फीस यहाँ पे लागू नहीं होगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों में। ठीक है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। कितने बच्चों पर कितने अध्यापक होने चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे प्राइमरी लेवल के, प्राइमरी मतलब 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चे हैं, तो 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। अगर आपने 31वां बच्चा आ गया ना भैया, तो आपके 2 टीचर हो जाएंगे। क्लियर। तो आप रेशियो याद रखना, 1 से लेके 30 तक। देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ, 1 मिनट। 1 से लेके अगर 30 तक बच्चे हैं तो 1 टीचर होगा, और 30 से लेके 60 के बीच में अगर मान लीजिए 31 भी आ जाता है तो आपके 2 टीचर हो जाएंगे। और 61 से लेके 31 भी है यहाँ पे, 61 से लेके 90 के बीच में आपके 3 टीचर हो जाएंगे। बस इतना ही याद रखना है कि 1 से लेके 30 तक 1 टीचर, अगर इस रेशियो में आ जाता है 31 से 60 के बीच में 2 टीचर, और 61 से 90 के बीच में आपके 3 टीचर होने चाहिए। और यहाँ पे 6 to 8 आप रेशियो आप काउंट कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट है। 6ठी से 8वीं तक के बच्चे जो अपर लेवल है 35 बच्चों पे 1 टीचर होगा। इसी तरीके से देखिए, अगर फर्स्ट 1 से लेके 35 बच्चे हैं तो आपका 1 टीचर होगा। अगर 36 से लेके 70 तक के बीच में कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो 2 बच्चे होंगे। क्लियर। अगर 2 बच्चे नहीं भैया, टीचर होंगे। मुझे पढ़ाते हुए ना 4 घंटे हो गए, तो मेरा दिमाग अभी कुछ एक आध दिन लैंग्वेज इधर उधर हो जाए तो समझ जाना भैया। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाने की। ये क्लास लेने के बाद ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर क्लास बनाऊँगी। ठीक है। 71 से लेके 105 अगर है तो 3 बच्चे होंगे। क्लियर। फिर बोल गई ना बच्चे, टीचर होंगे 1 से लेके 35 तक, ये अपर लेवल है। अपर लेवल मतलब 6ठी से लेके अगर 8वीं तक के बच्चे हैं तो उनमें 1 से लेके 35 संख्या है बच्चों की तो 1 टीचर होगा। 36 से लेकर 70 तक के बच्चे आपके स्कूल में हैं तो 2 टीचर होंगे। और 71 से 105 तक के बच्चे हैं तो आपके 3 टीचर हो जाएंगे। क्लियर। और 1 हेड मास्टर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। क्लियर। देखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 1 वीक में कितना पढ़ाना चाहिए। 1 वीक में 45 घंटे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाना चाहिए एक टीचर को। अब 800 घंटे 1 साल में पढ़ाना चाहिए। 200 डे वर्किंग डे होनी चाहिए प्राइमरी टीचर को। देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर को 1 वीक में कितना पढ़ाना चाहिए। 1 वीक में 45 घंटे, 45 आवर। 1 ईयर में कितने आवर? 800 आवर। और डे कितने होंगे? 1 ईयर में डे होंगे 200। क्लियर। ये तो था आपका प्राइमरी। ठीक है। अगर अपर लेवल, प्राइमरी मतलब 1 to 5th क्लास। ठीक है। अब 6 to 8th क्लास के टीचर कितना पढ़ाएंगे? 1 वीक में कितना पढ़ाएंगे भैया? 1 वीक में पढ़ाएंगे तो उतना ही, 45 घंटे ही पढ़ाएंगे। 1000 घंटे हो जाएंगे साल में, लेकिन मतलब दिन ज़्यादा हो जाएंगे ना, यहाँ पे 220 दिन होंगे। क्लियर। वीक में कितना पढ़ाएंगे? 45 घंटे, पहले से 5वीं क्लास और 6ठी से 8वीं क्लास। पहले से 5वीं क्लास में 1 साल में 800 घंटे होने चाहिए, और 6ठी से 8वीं क्लास में 1 साल में 1000 घंटे होने चाहिए। ठीक है। और 1 ईयर में डे कितने होने चाहिए? 200 दिन होने चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए, और 6 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 220 दिन होने चाहिए। क्लियर। देखिए, 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में आपका स्कूल होना चाहिए। क्लियर।
अच्छा, इसके मेन पॉइंट है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक इसके अध्यक्ष होते हैं। एक्ट 28 में कोई भी गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। तो कौन से एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? एक्ट 28 के अनुसार कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। एक्ट 17 में कोई भी टीचर जो है बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकता है। तो पनिशमेंट 17 में और एक्ट 28 में आपको वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। भारत 134वां देश है जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो भारत कौन सा देश है जिन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? 135वां देश। मतलब इससे पहले 134 देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है। EWS क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें 25% जो है प्राइवेट स्कूल इनको छूट दे सकते, 25% ही फीस ले सकते हैं, बाकी इसकी फीस नहीं ले सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है RTA एक्ट 2009 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं NCF 2005 की। ओके, देखिएगा NCF 2005 में क्या है। 14 जुलाई 2004 को पहली बैठक बैठी थी NCF 2005 के लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ठीक है। विद्यालय जीवन का नवीनतम दस्तावेज क्या है? नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? NCF 2005। NCF बनाने के लिए कमेटी में 35 सदस्य, 38 सदस्य नहीं थे भैया, 35 सदस्य थे। और यह डॉक्टर यशपाल कमेटी के नाम से जानी जाती है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल थे। क्लियर? NCF को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा पारित किया था। ठीक है। NCF में 20 सुझाव दिए गए थे। NCF में 5 सिद्धांत दिए गए थे या 5 मार्गदर्शक सुझाव दिए गए थे। ठीक है। एक है सुझाव, एक है मार्गदर्शक सुझाव। तो 5 मार्गदर्शक सुझाव थे और 20 सुझाव थे। अब वो कौन से थे देखिए। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। पाठ्यचर्या को के अलावा बच्चों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। परीक्षा को लचीला बनाया जाना चाहिए और परीक्षा की गतिविधियों को जोड़ा जाना चाहिए। लचीला मतलब पहले क्या करते थे, आपको 1 साल में ही एग्जाम दिया जाता था और 1 साल में ही आपको रिजल्ट दे देते थे ऑल ओवर। तो क्या होता था, हो सकता है कि बच्चा पूरे साल अच्छे से पढ़ रहा हो और लास्ट के टाइम में बीमार हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे बच्चे अपना रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाते। क्लियर? सॉरी। तो क्या होता है कि अब कहते हैं कि लचीला होना चाहिए भाई। आप टाइम पे आप उसके देखो, आप क्या करते हैं कि 1 महीने में यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, है ना। तो 6 मंथ में ले लेते हैं, तो रिजल्ट्स क्या करते हैं, हाफ ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चों को प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय चिंताएं, मोरल वैल्यूज़ को सिखाया जाना चाहिए। बच्चों में देशभक्ति लानी चाहिए। अगर शुरू में ही हम बच्चों को देशभक्ति की बातें बताएंगे तभी बच्चा देश के करेक्ट होगा। देखिए छोटा बच्चा होता है ना, तो उनको समझ ही नहीं आता कि देश क्या होता है। उनको शुरू में मैंने बताया कि हमारे देश का नाम बेटा इंडिया है, तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि इंडिया नाम नहीं है, वो अपने गाँव का नाम बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि नहीं, मेरे देश का नाम तो ये है। तो उनको सिखाओ, शुरू से ही अगर बताओगे तो उसको नॉलेज होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, मेन मोटिव क्या है। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसका मेन मोटिव है। NCF 2005 जो है रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति। ये जो एक एक लाइन है ना, इसको जितने स्टार लगाओगे उतनी कम है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत शॉर्ट में बना रखा है, तो यहाँ से आप एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। NCF में सुविधादाता, टीचर को क्या कहा गया है, सुविधादाता कहा गया है, मार्गदर्शक कहा गया है। NCF में त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग। ठीक है। NCF 2005 की मुख्य बातें कौन सी हैं? विद्यालय पाठ्यक्रम को व्यवहारिक जोड़ना, मतलब आप आराम से बता दोगे एग्जाम उसको ऑप्शन को देख के कि ये होता है, मतलब पॉजिटिव बातें कही गई है। आप इनको पढ़ भी ले कि उनमें क्या कहा गया है, बिल्कुल पॉजिटिव बातें कही है कि आसपास के वातावरण के बात जोड़नी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के बजाय संस्कृति को सिखाना होना चाहिए। बच्चे में काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव जिज्ञासा को कक्षा में लाया जाएगा तो उसको महत्व दिया जाएगा, तो इससे बच्चे पाठ्यक्रम में समृद्ध और रचनात्मकता आएगी। तो बच्चे और अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागृत होंगे। ठीक है। मोटी मोटी किताबों के बजाय मातृभाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षण में विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, मतलब विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बस यही था आपका NCF 2005। तो कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।